तो पिछली क्लास में हमने 3D ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा था। एक बार थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को डिस्कस करते हम आगे चलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं आपको एक लाइन का इक्वेशन लिखना है 3D में किसी प्लेन में आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है और इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि इस लाइन पे कोई एक फिक्स पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और जो ये लाइन है जिसका इक्वेशन लिखना है वो किसी वेक्टर बी के पैरेलल है। किसी वेक्टर बी के पैरेलल है, इस बात से ये पता चलता है कि जिस लाइन का इक्वेशन तुम्हें लिखना है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इस बी के पैरेलल होंगे, और यू कैन से इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर के इक्वल होंगे, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं। और इसका इक्वेशन हमने कैसे लिखा था? हमने इस पे कोई एक वेरिएबल पॉइंट पी लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर हमने कहा ये आर वेक्टर है। फिर हमने ये कहा था कि भाई ये जो पी ए वेक्टर है ये पी ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, यानी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आपका मन करे आप यहां पे डायरेक्शंस कोसाइंस भी यूज कर सकते हैं। आपको ये बात पता है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बेसिकली डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। दो पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे ये 100% जरूरी है। ठीक, ये सब बातें हमने काफी अच्छे से डिस्कस करी थी पिछली क्लास में। तो यहाँ पे पी ए वेक्टर को लिखेंगे या आप एपी वेक्टर लिख लीजिए तो हमें वही फॉर्मेट मिल जाएगा जो चाहिए। ठीक है, यहां पे हम एपी वेक्टर लिख लेते हैं। एपी वेक्टर का मतलब है पोजीशन ऑफ पी में से हम पोजीशन ऑफ ए माइनस करेंगे और ये इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यानी जो आर वेक्टर आया वो होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि किसी भी पॉइंट ए से पास करती है और उसके डायरेक्शन रेशियोज बी वेक्टर के अलोंग है। उसके डायरेक्शन रेशियोज बी वेक्टर के अलोंग हैं। फिर हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको हम और कई जगहों पे यूज करने वाले हैं इसलिए दोबारा मेंशन कर देते हैं। कंसेप्ट ये था, अगर मैं आपको कहूं मेरे पास कोई एक लाइन है वो किसी एक गिवन पॉइंट से पास करती है, मींस इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, दिस इज योर लाइन, मींस आर वेक्टर इक्वल्स, आर इज वेरिएबल, तो इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे। आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और इस पे कोई भी पॉइंट ए वगैरह कहीं दिया होगा लाइन पे, राइट। अब मैं ये कहता हूं मेरे पास कोई पॉइंट एक एक्स है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, और अगर इससे मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उसका कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को। किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप कहेंगे भाई ये तो बहुत ही आसान सी बात है, मैं इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसका कोऑर्डिनेट चाहिए उसको एस एज्यूम करता हूं। सपोज वो है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। हमें पता है कि जो ये एस एक्स वेक्टर है ये बी के साथ परपेंडिकुलर होगा,
यानी एस एक्स वेक्टर का अगर बी के साथ डॉट लिया जाए तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया था। और जो एस वेक्टर है ये इसी लाइन पे लाई करता है। आपका मन करे आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कार्टेशियन फॉर्म वाला इक्वेशन भी आपको पता होगा। तो जो आर है, आर इसी लाइन पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन और वेरिएबल पॉइंट है, राइट? तो उसको ये एस सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए कहूं कि मेरे पास जो ए वेक्टर है ये a1i प्लस a2j प्लस a3k है, और बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k है, तो आप ये x डैश y डैश z डैश की वैल्यू इन टर्म ऑफ दिस कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस a1 a2 a3 b1 b2 b3 और लैम्डा के टर्म में। अब देखो s इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप इक्वल्स, यहां पे आएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब तुम यहां से x डैश y डैश और z डैश की वैल्यू इन टर्म ऑफ a1 b1 और लैम्डा कंप्यूट कर पाओगे। तो आप यहां देख सकते हैं जो आपके पास x डैश की वैल्यू आएगी, x डैश होगा मेरे बहादुर बच्चे a1 प्लस, ये भाई बात दोबारा समझ लो अगर किसी को समझ नहीं आई थी, y डैश होगा a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2 और z डैश आपका होगा a3 प्लस लैम्डा। आज आप इस इक्वेशन के साथ बहुत खेलने वाले हो, इसलिए इसकी चर्चा मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं। लैम्डा टाइम्स b3, ठीक, आपके पास x डैश y डैश ये सब आ गए हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, राइट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो भाई मामला थोड़ा गंभीर हो गया। लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी? इस इक्वेशन से। एस एक्स वेक्टर आपको पता है, पोजीशन ऑफ एक्स में से एस माइनस करेंगे, मींस एक्स नॉट माइनस एक्स डैश आई कैप प्लस वाई नॉट माइनस वाई डैश जे कैप प्लस जेड नॉट माइनस जेड डैश की कैप। इसका आप डॉट लेंगे बी वेक्टर के साथ। जैसे आप बी के साथ डॉट लेंगे, बी वेक्टर आपको पता है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो आप जैसे ही डॉट लेंगे आपके पास यहां से एक और रिलेशन आ जाएगा, मींस x नॉट माइनस x डैश b1 प्लस y नॉट माइनस y डैश z नॉट माइनस z डैश। आपके पास x डैश y डैश z डैश की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा है, आप यहां पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। कई किताबों में ये फार्मूला भी दिया होता, लोग याद भी कर लेते हैं। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला डिराइव करते थे, आपको याद होगा। एक बार मैं पूछ लेता हूं किसी एक साथी से,
कृष्णा आप बताओ भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फार्मूला पढ़ते थे भाई, बहुत फेमस फार्मूला, सभी बच्चे याद रखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप किसी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, कृष्णा आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस ज्वाइन किया अभी। हाँ, अब मैंने जो पूछा समझ आ रहा है ना? पर दोबारा बोलना, क्या पूछा वो सुना ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूं साथी कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फार्मूला पढ़ा रहा होगा। उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, कोई फार्मूला वहां पे था? कुछ याद आ रहा है? इसी का आप बताना चाहोगी? इमेज फार्मूला कोऑर्डिनेट में क्या हुआ करता था? अच्छा, आप में से कितने बच्चे मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? प्लीज रेज योर हैंड। चलो, मतलब वॉइस सुन पा रहे हो आप लोग? चलिए, तो वहां पे जो फॉर्मूला हुआ करता था वो आप याद रखना। कोई भी आपके पास लाइन होती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, और आप किसी भी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट से जब फुट ऑफ एल्टीट्यूड का कोऑर्डिनेट लिखते थे, तो मेरे बच्चे वो ऐसा कुछ था, कोई बात नहीं कृष्णा, अब इधर ध्यान दो, अपॉन ए इक्वल्स वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इक्वल्स जेड माइनस जेड नॉट अपॉन, सॉरी, लाइन के लिए पढ़े, 3D में नहीं पढ़ रहे हैं। लाइक दिस, ओके, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इक्वल्स माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हुआ करता था। अगर इसी में 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस पॉइंट का इमेज मिल जाता था इस लाइन में। तो वैसे ही आप 3D में भी एक फॉर्मूला अपने लिए डेराइव कर सकते हैं। अगर आपको कोई फैक्ट याद हो अच्छी बात है, और नहीं याद है फिर भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट याद हो तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, और कई बार जब हम प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसे डेराइव करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू आप वहां पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और लैम्डा मिलते ही आपके पास फुट ऑफ एल्टीट्यूड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट? तो भाई यहां पे एक्स एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू में पुट कर देता हूं। आप यहां देख सकते हैं ऐसा कुछ बना है, एक्स नॉट b1 प्लस वाई नॉट b2 प्लस, इसको याद रखना बहुत ही आसान है, जेड नॉट b3 इक्वल्स b1 b2 b3, ये तो है ही आपके पास। यहां पे x डैश b1 y डैश b2 z डैश b3, बहुत ही सिमेट्रिकल, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला है कुछ कुछ। x डैश b1 प्लस y डैश b2 प्लस z डैश b3 equals 0. Now you have to put value of x dash y dash z dash here. सॉरी, यहां पे 0 नहीं है, हमने उसको राइट साइड में भेज दिया।
तो आप एक्स डैश की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a1 प्लस लैम्डा b1, ऐसे सब की वैल्यू आप पुट करिए, यानी भाई a1 प्लस लैम्डा b1 इंटू क्या है b1 प्लस a2 प्लस लैम्डा b2 इंटू में क्या है b2 प्लस a3 प्लस लैम्डा b3 इंटू में क्या है b3 इक्वल्स x नॉट b1 प्लस y नॉट b2 z नॉट b3। और आप यहां से किसकी वैल्यू तुरंत निकाल पाएंगे, लैम्डा की, राइट। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू अपन लिख पाएंगे, ये x नॉट y नॉट z नॉट, ये कौन सा पॉइंट था जिससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, b1 b2 b3, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो था। आप शायद पूरी बात बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे, तो मैं लैम्डा की वैल्यू यहां लिखने जा रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म, राइट। इसको लिखेंगे, ये पॉइंट अपने पास कौन सा था, x, ओ एक्स वेक्टर, ओ एक्स वेक्टर, यानी पोजीशन ऑफ वो पॉइंट जहां से आप फुट ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं। इसका डॉट किसके साथ लिया, बी वेक्टर के साथ। इस पूरे में से माइनस क्या होगा, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और होल अपॉन में क्या आएगा, होल अपॉन में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। मॉड b का स्क्वायर, ये लैम्डा आ गया। अब हमें चाहिए क्या, फुट ऑफ एल्टीट्यूड। फुट ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये ओ एस वेक्टर चाहिए। तो ये क्या था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, या x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर के बराबर, यानी यही है ना, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप का मतलब क्या है, a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, भी ये उसी लाइन का पॉइंट है। यानी कुल मिला के अब हम फाइनल अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब हम यहां से फुट ऑफ एल्टीट्यूड का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी ओ एस वेक्टर अपना लिखेंगे। अब यहां से फाइनली ओ एस वेक्टर लिख लिया जाए, यानी मेरे बहादुर बच्चे, जो मेरा ओ एस वेक्टर होगा ये होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के बराबर, यानी ए वेक्टर प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी आई वो आप देख सकते हैं, ओ एक्स डॉट बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर। ओ एक्स डॉट बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। अब हम ये देखना चाहेंगे हमारे कितने बच्चे पिछली बातों को बहुत अच्छे समझते आए। कोई बता पाएगा क्या ऐसी बात की चर्चा हमने पहले भी कभी करी है, किसी में हिम्मत है? ये हमने किसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ देखो, जिया ने कहा सर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में यही सेम बात तो हमने करी थी, जो हमने प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टेड वेक्टर वाली बात करी थी, तब भी हमने इन्हीं चीजों की चर्चा वहां पे करी थी। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें, आप भाई चीजों को अगर कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही मजे आने वाले हैं। और वेक्टर तो सबसे सस्ता चैप्टर माना जाता है।
लेकिन कुछ लोग इसी सस्ते के चक्कर में बहुत लाइटली ले लेते हो, अच्छा नहीं कर पाते हैं इसमें भी। इसमें अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, इस चैप्टर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफी हद तक लिंक कर पाएंगे। आपके पास ये सिचुएशन यहां भी बन सकती है, राइट। अगर आप x को इस ए पॉइंट कहीं इसी लाइन पे होगा, मैं मान लेता हूं यहां कहीं पे है, इससे ज्वाइन कर दें तो यही सिचुएशन यहां भी बन रही है। देख सकते हैं ये हमारा कौन सा पॉइंट था, x पॉइंट था। यानी अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। उसके लिए मैंने एक छोटी सी बात यहां कर दी है, कंस्ट्रक्शन कर लिया। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा कौन सा वेक्टर है, ये हमारा प्रोजेक्टेड वेक्टर है। मुझे किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, इसी s का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मुझे ये बात तो पता है ना कि भाई ओ एक्स वेक्टर जो होगा मेरे बहादुर बच्चे, ये इक्वल होगा ओ एस वेक्टर जो तुम्हें निकालना है प्लस एस एक्स वेक्टर। और एस एक्स वेक्टर कैसे हम पता कर पाएंगे, ये तो बहुत आसान सी बात है भाई, हमें ओ एस वेक्टर भी तो मिल जाएगा। आप एक बात ध्यान सुना, मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली आप लोगों से ये चीज कही थी कि यहां पे ओ की जगह, यहां पे ओ तो है नहीं, यहां पे क्या था, ए था। यहां पे क्या है, ए है। अपनी कॉपी आप पलट के देखना, अगर ओ होता तो आप ऐसे लिखते, लेकिन यहां पे आपकी लाइन किसी ए पॉइंट से पास कर रही है, ठीक। तो आप यहां पे अपना ए पॉइंट इंडिकेट कर लीजिए और इसका नाम आप ए रख लीजिए। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, ए एक्स वेक्टर लिखेंगे। अब भाई पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना। आप यहां पे ए एक्स वेक्टर लिख लीजिए। ये इक्वल होगा इससे आप फिर से कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर पाएंगे। आपको सिंपली क्या चाहिए, एस का पोजीशन चाहिए, यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे ए एक्स वेक्टर। भाई ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, आप चीजों को लिंक कर पाएंगे। ए एस वेक्टर, इसको ऐसे रहने दीजिए तो आपका निकल जाएगा, प्रोजेक्टेड वेक्टर है, प्लस ओ एक्स माइनस, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो जो ओ एस वेक्टर मेरे बहादुर बच्चे है, ये आएगा ओ एक्स वेक्टर प्लस ए एस वेक्टर माइनस ए एक्स वेक्टर। ए एक्स वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, ये तो भाई पता ही आपके पास, ए एक्स वेक्टर बहुत आसानी से। ए एस वेक्टर क्या है, प्रोजेक्टेड वेक्टर है। आप ये सारी वैल्यू पुट करो तो यही मिल जाएगा। कितने बच्चे दोनों बात अच्छे से लिंक कर पाए, ये बात हमने बहुत पहले ही कर ली थी भाई, बताओ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली जो बात है बहुत ही आसान है। प्लीज लेट मी नो कितने बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं लूप बना दिया। बताओ भाई। आदित्य एंड कृष्णा, आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो। थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट होने की वजह से थोड़ा समझ में कम आया, दोबारा करूंगा तो हो जाएगा। मेरे से पूछ लेना, ठीक है साथी। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब देखो यहां पे भाई हमने एक लाइन की पूरी बात तो कर ली, अब यहां पे हम दूसरी चर्चा करने वाले हैं। अब मेरे पास यहां पे कोई दो लाइंस हैं। लाइन वन, हम लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स A1, सॉरी A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। और मेरे पास कोई दूसरी लाइन है L2 विच इज R वेक्टर इक्वल्स A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। आप इन्हीं लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आपको A1 A2 B1 B2 सब पता हो। आप अच्छे समझ रहे हैं ना।
तो भाई अभी हम बिल्कुल लर्निंग वाले मोड में हैं, तो अभी हम सारी बातें लिखना प्रेफर करेंगे यहाँ पे, वहां थोड़ी पकड़ और अच्छी बनती है। A1 वेक्टर को हम कह लेते हैं ए नॉट आई कैप प्लस, जस्ट 1 मिनट, प्लस बी नॉट जे कैप प्लस सी नॉट के कैप। B1 वेक्टर को हम कुछ कह लेते हैं, B1 वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। A2 वेक्टर की बात कर लेते हैं, ये सपोज ए नॉट डैश आई कैप प्लस बी नॉट डैश जे कैप प्लस सी नॉट डैश के कैप है। B2 वेक्टर की मैं बात करता हूं, बी वाई डैश जे कैप के कैप। तो अब आप यहां पे L1 लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में फटाफट लिख सकते हैं। L1 लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कुछ ऐसे दिखेगी, x माइनस ए नॉट अपॉन बी एक्स इक्वल्स y माइनस बी नॉट अपॉन इक्वल्स z माइनस सी नॉट अपॉन बी जेड इक्वल्स लैम्डा। ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए x माइनस ए नॉट डैश अपॉन बी एक्स डैश, ये होगा y माइनस बी नॉट डैश अपॉन बी वाई डैश। z माइनस सी नॉट डैश ये दो लाइंस हैं। अब सवाल है दो लाइन के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लाइन के बीच में एंगल का मतलब यह है आप उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एंगल निकालिए। तो सपोज आपके पास कोई भी दो लाइंस हैं, जैसा कि वहां दिया गया L1 और L2, ये मेरे पास L1 लाइन है और मेरे पास दूसरी है L2 लाइन, ये मेरे पास L2 लाइन है। अच्छा, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी करेंगी। आई डोंट नो अभी की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं अभी, फिर थोड़ी देर में इसी की चर्चा में करने वाला हूं। ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बोलो सर ये भी होता दोनों लाइन पैरेलल हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने रफली अज्यूम कर लिया दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो लाइन के बीच में भाई यहां पे आप इंटीरियर एक्स से दो एंगल निकाल सकते हैं। ये अगर थीटा तो दूसरा कितना होगा, पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, मुझे ये पता है। अरे कृष्णा अभी आएंगे साथी, बिल्कुल परेशान मत हो, अभी हम बहुत ही बम्बार्डिंग करेंगे इस क्यू की। ये आपके पास इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है और यहां पे दूसरी का डायरेक्शन रेशियो पता है। पहली का जो डायरेक्शन रेशियो है वो B1 वेक्टर है और दूसरी का जो डायरेक्शन रेशियो है वो B2 वेक्टर है। तो इनके बीच का जो एंगल कॉस थीटा है वो बेसिकली क्या होगा, B1 डॉट B2 अपॉन उनके मैग्नीट्यूड से आप डिवीजन करेंगे।
अब यहां पे सवाल यह है, यहां कुछ केस स्टडी कर लेते हैं। इफ B1.B2 अगर ये 0 है, दिस इंप्लाइज दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हम दूसरे केस की बात करते हैं। अगर हम ऐसा लिख पाए, इफ B1 क्रॉस B2 इज 0, यानी भाई इसका कहने का मतलब यह है कि B1 आपका कुछ रहा होगा K टाइम्स B2 के बराबर, तभी ऐसा हो सकता है। यानी लाइंस पैरेलल होंगी। L1 is parallel to L2। ठीक, अब अगली बात आती है यहां पे। ये तो आप पूरी फिलॉसफी अच्छे समझ गए होंगे। अब सवाल है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हमेशा मिलेगा? पता नहीं, अभी उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बट हाँ, ये बात हमें पता, हमने 10th क्लास में भी ये वर्ड डिस्कस किया था। अगर 10th में पढ़ाया होगा तो, और नहीं पढ़ा तभी डिस्कस कर देता हूं कि अगर दो लाइंस सेम प्लेन में है और वो नॉन पैरेलल हैं, तो पक्का है किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और सेम प्लेन में अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या अलग अलग प्लेन में दो लाइन पैरेलल हो सकती हैं? आंसर है नो। दो पैरेलल लाइन से हमेशा एक प्लेन आप बना सकते हो। यानी कई बार ये बोलना गलत होता है कि दो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग नेचर की तो अलग अलग प्लेन में होंगी, वो पैरेलल भी हो सकती हैं। बिकॉज पैरेलल लाइन से हमेशा आप एक प्लेन बना सकते हो, हमेशा। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं दो पैरेलल लाइन से हमेशा एक प्लेन ड्रॉ किया जा सकता है? कितने लोगों को ये पिक्चर समझ आता है, एक प्लेन खींच सकते हैं? सभी लोग। तो अभी सवाल यह है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग नेचर की हैं, तो इसका मतलब वो सेम प्लेन में रही होंगी। लेकिन अगर वो इंटरसेक्टिंग नेचर की नहीं है, तो यहां से दो बातें रिफ्लेक्ट होती हैं। या तो ये वाला केस हो सकता है, या फिर वो अलग अलग प्लेन की हो जाए। ठीक, तो अभी हम चर्चा करेंगे इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन नेचर। बोलो ये बात पता कैसे करेंगे? यहां से अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नेचर की होंगी, तो मीन्स आप यहां से अगर x की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ म्यू निकालो, यहां से y इन टर्म ऑफ लैम्डा, y इन टर्म ऑफ म्यू निकालो, तो लैम्डा म्यू में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? यहां पे लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए। अरे भाई, एक आपने दोनों, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां इंटरसेक्ट करी वहां पे दोनों का x सेम होगा, दोनों का y सेम होगा, z भी सेम होगा। तो जब दोनों का x बराबर किया तो लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन मिला। दोनों का जब y बराबर किया तो लैम्डा म्यू में दूसरा रिलेशन मिला। दोनों का z बराबर किया तो लैम्डा म्यू में तीसरा इक्वेशन मिला। अब किन्हीं भी दो इक्वेशन जो लैम्डा म्यू आए, अगर वो तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो सेम प्लेन में है। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही भाई? वो अपना हैंड लोअर कर लें।
जिनको समझ में आ रही है बात। चलिए, भाई किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। अब आप ध्यान देना, मैं यहां पर भी किस केस की बात कर रहा हूं, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। यहां पर हम पहले ही बात यहां कर लेते हैं, अगर L1 और L2 इंटरसेक्टिंग नेचर की हैं, इफ L1 intersects L2, then equation of angle bisector। हम लाइंस को सॉल्व करना सीखेंगे थोड़ी देर में, पहले इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर से ये बात मैं रिपीट कर देता हूं, दो लाइंस मेरे बच्चे इंटरसेक्टिंग नेचर की तभी होंगी जब आप इस इक्वेशन से एक्स वाई जेड के लिए यूनिक सॉल्यूशन ऑब्टेन कर पाए। मींस आप किन्हीं दो से लैम्डा और म्यू में पहले इक्वेशन बना के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, और वो लैम्डा म्यू की वैल्यू अगर तीसरे को सेटिस्फाई करती तभी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगी। ठीक, कब? अच्छा, पैरेलल होंगी तो वो तो तुरंत दिख जाएगा कि B1 और B2 प्रोपोर्शनल है। पैरेलल तो बहुत ही आसान है। बात अगर नॉन पैरेलल होंगी, नॉन पैरेलल में भी ये पिक्चर हो सकता है ना, आप बहुत ध्यान से देखना, नॉन पैरेलल में भी ये वाला पिक्चर हो सकता है कि नॉन पैरेलल हो पर अलग अलग प्लेन में हो। नॉन पैरेलल हो और अलग अलग प्लेन में हो। हम ऐसे पिक्चर की बात कर रहे थे। अब यहां पे लाइंस आपकी नॉन पैरेलल है, मींस ये अलग अलग प्लेन की लाइंस है। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। अब ये देखिए दोनों नॉन पैरेलल है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी बिकॉज ये अलग अलग प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है ना। अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? जो इंटरसेक्ट कर रही है। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भी काम करेंगे, लेकिन कुछ बातें भी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की बारी आई। तो ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का नाम हमने P लिख लिया। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां लिख लेते हैं, लेट L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल्स P, और जो P के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल p है। एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो हमें इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, मतलब इसके अलोंग हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। किसके अलोंग? एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। पॉइंट तो है, कमी किसकी है? डायरेक्शन रेशियोज की। तब हम लिख पाएंगे ये। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाए? बहुत आसान सी बात है भाई, डायरेक्शन रेशियो में तो मेहनत ही नहीं करनी है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, जो B1 वेक्टर है वो इसके अलोंग कहीं होगा, ऐसे कहीं, ये कहीं हमारा B2 वेक्टर होगा। ये लाइन कौन सी है? L1। ये लाइन कौन सी है? L2। तो मैं B1 को खिसका के कहां ले आऊंगा? P पे। क्या शिफ्ट कर सकता हूं? ऑब्वियसली, पैरेलल वेक्टर्स के लिए हम सब कुछ काम कर सकते हैं। इसको हम शिफ्ट करके यहां ले आएंगे, और फिर B2 को यहां पे ले आएंगे। लेकिन क्या B1 B2 यूनिट वेक्टर है? आंसर है नो, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस होते तो होते। अब क्या करेंगे? ये हमारा कौन सा वेक्टर है? ये हमारा है B1 वेक्टर। ये हमारा कौन सा वेक्टर है? ये B2 वेक्टर है। अब इसके अलावा हमें वेक्टर चाहिए, इसके अलावा क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, वो आएगा B1 कैप प्लस B2 कैप। ये इसके अलावा हमने एक वेक्टर निकाल लिया, ये यूनिट नहीं होगा। हमें उससे क्या, हमें तो dr चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, वो मिल गया। ये आ गया B1 कैप प्लस B2 कैप।
और फिर क्या करेंगे मेरे बहादुर बच्चे, इसके अलोंग हम डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। क्या वो भी निकाल पाएंगे? बहुत ही आसानी से होगा भाई, B1 कैप माइनस B2 कैप। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की बारी आ चुकी है, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर वन लिखेंगे, ये B1 है और ये B2 है। तो बाइसेक्टर वन का इक्वेशन लिख लेते हैं, बाइसेक्टर वन सच दैट R वेक्टर इक्वल्स P वेक्टर प्लस K1 टाइम्स B1 कैप प्लस, और ऐसे ही हम B2 वेक्टर लिख लेते हैं, होगा R वेक्टर इक्वल्स P वेक्टर प्लस K2 टाइम्स B1 कैप माइनस B2 कैप। कितने बच्चों को इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फंडा अच्छे समझ आया, कैसे हम वेक्टर में इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे? बताओ जी। यहां पे बात फुल फेज कॉन्फिडेंस की हो रही है कि आप बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट जोन में जा रहे हैं। क्या यहां भी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल की चर्चा की जा सकती? बिल्कुल, इस एंगल के बेसिस पे एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल की चर्चा की जा सकती है, वो आप कॉस थीटा से कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। यहां भी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल की चर्चा की जा सकती है। एक यहां आपके सामने मैं प्रॉब्लम पुट करता हूं। प्रॉब्लम क्या है, ये आप मेरे पास वैसे भेजते तो आप हो नहीं कभी, लेकिन मैं उम्मीद करके दे देता हूं आपको हमेशा कि थोड़ा आप सोच लेना। अगर मैं कहूं कि बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन बताना है, बाइसेक्टर कंटेनिंग एनी पॉइंट, तो वेक्टर में कैसे करेंगे? क्या कर पाएंगे? आंसर है बिल्कुल। अरे मैं तो भाई देख रहा हूं कि ये वाला फॉर्मेट और जो आप कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन दोनों सिमिलर हैं, ठीक। तो अब सवाल ये है कि आप बाइसेक्टर कंटेनिंग एनी पॉइंट 1 1 0 0, मैं कहता हूं एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट 5 5, ये सब कैसे करेंगे? तो आप थोड़ा एफर्ट लगाइए, ठीक। और मेरे पास का सॉल्यूशन बना के भेज देना आप, अगर हो जाए तो, या फिर मेरे से पूछ लेना, लेकिन अभी आपको सोचना है। तो इक्वेशन ऑफ हमने एंगल बाइसेक्टर भी कर लिया। अब हम चर्चा करते हैं, यहां पे आगे चलते हैं, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अच्छा, अगर आपको ये फॉर्मेट पता है, एक सवाल यहां पे कर लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बताना है, एक लाइन L1 है, बोलो सर अपनी मर्जी सवाल बना रहे हो, कहीं लाइंस अलग अलग प्लेन में ना चली जाए, ये कैसे कर रहे हो? तो अभी आप देखना, अभी आपको फन लगेगा, मैं ये पॉइंट दोनों में कॉमन कर दूंगा, राइट। तो ये समस्या दूर हो जाएगी। और जो L2 लाइन है, ये मैंने कॉमन कर दिया। अब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कैसे लिखेंगे? फटाफट लिख देते हैं। एक्यूट और ऑब्ट्यूज पूछेगा तो आप इनका डॉट लेके फिर देख लेना, ठीक है, कॉस थीटा से।
वैसे cos थीटा आ कैसा रहा है? ये तो जीरो आ गया, फिर एक्यूट और ऑब्ट्यूज की चर्चा ही नहीं रहेगी। हम एक्यूट ऑब्ट्यूज करना चाहते हैं, हम यहां प्लस कर देते हैं, यहां पे लैम्डा डैश आप कर लेना, ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स दिस कैप प्लस दिस कैप प्लस माइनस मीन्स I minus 2j minus k upon root 6 plus minus upon root 3। जो आप इस बार इंटरनल बाइसेक्टर लिखेंगे प्लस वाला, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा था। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि बी कैप प्लस B1 कैप प्लस B2 कैप वाला जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 से ज्यादा है क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है। भाई जल्दी जल्दी हैंड रेज करो, पार्टिसिपेट करो, आदित्य और इसी का। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मतलब अगर आप यहां प्लस साइन लेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, अभी वाला जो प्रॉब्लम मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां से हमें कुछ और बातें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो मैं सवाल क्या लिखता हूं, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन find point of intersection of lines R वेक्टर। यहां पे इन्होंने R1 R2 कर दिया तो लाइन को L1 L2 नहीं लिखा है। R1 वेक्टर मींस फर्स्ट लाइन जो भी है, I प्लस J प्लस लैम्डा टाइम्स। अच्छा, R1 पे जो वेरिएबल पॉइंट्स होंगे क्या होंगे, एक्स वाई जेड ही होंगे, आप कंफ्यूज मत होना। R एक वेरिएबल वेक्टर 3D स्पेस का है, राइट। प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस j प्लस k, और R2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 5j प्लस 2k। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, ये कैलकुलेट करना है। एक बार आप लोग अपने आप से कोशिश करिए, या दोनों लोग मिलके करते हैं, आप मेरा कैलकुलेशन देखना, दोनों साथ ही मिलके करते हैं, राइट। हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने कहा भाई सपोज ये दोनों लाइंस किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है।
अब लाइन L1 का इक्वेशन कैसे लिखा जाए? आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो तो कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान रहेगा। मींस दिस लाइन इज x minus 1 upon 2 equals y minus 1 equals z upon 1। और जो L2 लाइन है ये x minus 2 upon 3 equals y minus 1 upon minus 5 equals z plus 1 upon 2। दिस इज इक्वल टू लैम्डा और ये क्या था म्यू। और ये जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। इसी की वैल्यू बतानी है। अभी हमें नहीं होता दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करें। इट माइट बी पॉसिबल कि ये अलग अलग प्लेन्स की लाइंस हो, बट मैंने कहा लेट दीज लाइंस आर प्लेनर और ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये सेम प्लेन में है तो पक्की बात है कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते थे? दोनों के x बराबर करेंगे, दोनों के y बराबर करेंगे। जैसे ही आप x बराबर करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2 होना चाहिए। ऐसे ही माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स माइनस 5 म्यू प्लस 1 होगा। माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स माइनस 5 म्यू प्लस 1। और तीसरे की बात करें तो लैम्डा इक्वल्स 2 म्यू माइनस 1। इंटरेस्टिंग बात यही है कि आपके पास मेरे बच्चे इक्वेशन 3 वेरिएबल 2 ये कंसिस्टेंट तभी होगा जब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए। बताओ भाई कृष्णा लैम्डा की वैल्यू कितनी आई पहले 2 से सॉल्व करने पे? सर मैं नीचे वाली 2 करी थी सॉल्व। अच्छा चले भाई ऊपर उससे वाली लैम्डा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है कोई भी 2 कर लीजिए। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा और अगर 2 मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करता हूं यहां पे 4 3 माइनस 1 आई थिंक 1/7 आएगा। दोबारा देख लेते हैं। हमने 2 मल्टीप्लाई किया, यहां 3 आया और यहां पे 4 आया। -10 + 3 कितना हुआ? 7 हुआ। -7 था और ये इधर गया तो कितना हो गया? -1 हुआ अपॉन 1/, ठीक है राइट है 1/7। लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस लैम्डा की वैल्यू होगी -5/7 + 1 करेंगे तो 2/7 -1 करेंगे तो -5/7 यानी +5/7। लैम्डा 5/7 और ये अब अगर आप दोनों साइड लैम्डा और म्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग नेचर की हैं। So this implies that L1 इंटरसेक्शन L2 ये क्या होगा? नल 5। यानी ऐसी 2 लाइन जो अलग अलग प्लेन में लाई करें वो पैरेलल भी हो सकती है। ध्यान रखना अगर कोई ऐसा कहे पैरेलल भी हो सकती हैं तो आप क्या कहेंगे? सर वो देखने में पैरेलल हो सकती हैं लेकिन वो सही में पैरेलल नहीं होंगी। जैसे मैं कहूं ये 2 लाइन देखो सर मैं अलग अलग प्लेन में बना रहा हूं, आप कहते थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, देखो मैंने 2 लाइन अलग अलग प्लेन में बना दी। वो सर प्लेन में अलग अलग कहां है? इनसे आप एक प्लेन तो ड्रॉ कर सकते हैं।
इनसे आप एक प्लेन बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे, कुछ ऐसा प्लेन। आप इन लाइन से एक प्लेन तो ड्रॉ कर ही पाएंगे, ये इस तरीके से कुछ, यहां पे ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, हमने कलर सेम चूज कर लिया है तो हटा देते हैं, समझ गए ना। ये इन लाइन से आप सेम प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइंस बस देखने में आपको अलग अलग प्लेन में लग रही है, तो दो पैरेलल लाइन जो भी हैं वो हमेशा सेम प्लेन में होती हैं, उनको हम स्क्यू की कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे। लेकिन ये पैरेलल तो थी नहीं, तो ऐसी दो नॉन पैरेलल लाइन जो अलग अलग प्लेन में लाई करती हैं उन्हीं को स्क्यू बोलते हैं। ऐसा नहीं कई लोग बोलते हैं टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर नोन एज स्क्यू, नहीं नहीं भाई, वो पैरेलल भी तो हो सकती हैं। दो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम स्क्यू बोलते हैं। मींस यहां पे L1 और L2 कैसी हैं? स्क्यू लाइंस हैं। दिस इंप्लाइज दैट L1 and L2 अब आप एक यहां नया पिक्चर देखने वाले हैं, पूरी बात आप लिख लीजिए। तो हमने क्या कहा भाई, ऐसी दो लाइंस जो नॉन पैरेलल हों और अलग अलग प्लेन में लाई करें। मींस इफ L1 is non-parallel to L2 and L1 comma L2 doesn't belongs to same plane, then L1 and L2 are said to be skew। अच्छा, अब पिछले एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा। एग्जाम में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। आंसर है भैया बिल्कुल, अगर स्क्यू लाइंस हैं तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और मेरा आंसर है बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल सही है। तो क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं नॉर्मल मैथ से? आंसर है बहुत आसानी से। ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है। तो अब यहां पे हम दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। दो स्क्यू लाइंस के बीच का हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे मेरे बहादुर बच्चे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, जेड, आप यहां मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला भी बाद में हम डेराइव कर लेंगे। ये हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब यहां पे हम दो लाइंस बनाएंगे जो यहां पे दे रखी हैं, ये L1 और L2, यहां पे R1 और R2, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। ये मेरे पास सपोज यहां कहीं पे R1 लाइन है, ये इस प्लेन की लाइन है। एक बार के लिए आप इसको एज्यूम कर लीजिए L1 और ये L2। तो ये मेरी कौन सी लाइन है? L1। इसमें क्या क्या बात दिया गया है? L1 लाइन
किसी पॉइंट 1,1 से पास कर रही, i प्लस जे से पास कर रही है, और इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है उसका हमें डायरेक्शन रेशियो पता है। इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है उसका हमें क्या पता है? डायरेक्शन रेशियो। ये दिया, इसके अलॉन्ग एक वेक्टर दे रखा है, इसके पैरेलल एक वेक्टर दे रखा है, वो कौन सा है? 2i माइनस जे प्लस के। यहां पर उसके कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं। ये वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के। अब एक दूसरी लाइन है L2, तो L2 लाइन हम बना लेते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से। ये L2 लाइन है। अब L2 लाइन पे क्या क्या दे रखा है? इस पे कोई एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट लिख लेते हैं। ये सपोज पॉइंट ए है और ये सपोज पॉइंट बी है। इस पे जो पॉइंट था वो है 2 1 माइनस 1, तो लिख लेते हैं 2 1 माइनस 1। इसके अलॉन्ग के डीआरस भी गिवन है। और डीआरस के जो कंपोनेंट है वो मैं लिख देता हूं यहां पे। वो क्या है? 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2। अब अगर हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो किन्हीं भी दो कर्व के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। किधर? कॉमन नॉर्मल के अलोंग, किन्हीं भी दो कर्व में। लेट सपोज आपके पास कोई एक कर्व एफ एक्स है और एक कोई कर्व जी एक्स है, एंड यू वांट टू ऑब्टेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। इन कैलकुलस दिस फिलॉसफी इज वेरी क्लियर। आप कॉमन नॉर्मल लिखेंगे, कोऑर्डिनेट में भी खूब यूज करते हैं, तो कोऑर्डिनेट और कैलकुलस एक ही डोमेन के हो गए, समझ लो। यहां पे कैसे करेंगे? तो यहां भी कोई कॉमन नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं भाई इनके अलोंग जो कॉमन नॉर्मल वेक्टर पहले वो बना लो। तो वो जो कॉमन नॉर्मल वेक्टर है वो मैं खींचता हूं अब। वो ये वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर दोनों पे जो नॉर्मल है। दिस ये इनका कॉमन नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो इसी के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। अब ये कॉमन नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाला जाए? बहुत आसान है। लेट सपोज दीज डायरेक्शन रेशियोज आर b1 वेक्टर, और जो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ये v2 वेक्टर हैं। तो दोनों पे नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो मेरे बच्चे क्या होगा? यही मेरा क्या है? mn शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। mn क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दोनों पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो तो b1 क्रॉस b2 होगा, लेकिन मुझे ये mn मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो मैं k मल्टीप्लाई कर दूंगा, k इंटू b1 क्रॉस b2 जो होगा वही मेरा mn वेक्टर होगा। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। k टाइम्स b1 क्रॉस b2 जो होगा वही मेरा mn वेक्टर होगा। कितने बच्चे इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? किसी भी साथी को कृष्णा कुछ पूछना बेटा? नहीं सर, समझ गया। बढ़िया, इसको आप अच्छे सभी लोग नोट करते रहना भाई, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा थोड़ी देर में। रब क्या करूंगा, आगे निकल चलेंगे अपन, नहीं तो फिर बैक आना पड़ेगा बार बार। अब सवाल ये mn निकाला कैसे जाए? बोलो अच्छा एक काम कर लो आप, ये जो a था इसको आप कह लो ये आपका a1 वेक्टर है, और जो ये b है इसको आप कह लो a2 वेक्टर है। आप एक काम करिए, ये जो ab वेक्टर है या जो ba वेक्टर है
कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको इस बी ए वेक्टर का इसका इस पे प्रोजेक्शन लेना होगा, इसका इस पे किस पे, एम एन पे प्रोजेक्शन। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एम एन। कितने बच्चों को यह बात भी समझ आ रही? बस अब हमने अपना फॉर्मूला ऑलमोस्ट डेराइव कर लिया है। बताओ भाई, इसका इस पे आप प्रोजेक्शन लेंगे फिर आपको वो शॉर्टेस्ट लेंथ मिल जाएगा। मैं चाहता हूं ये पिक्चर बहुत अच्छे से विजुलाइज हो। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, आप जिया बेटा बहुत ध्यान सुनो। जैसे आपके पास ये लाइन है, ठीक है, आप बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहते हैं। मैं कहता हूं जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो एम एन है। अगर मैं इसी ए बी का इस पे प्रोजेक्शन ले लूं, इसका प्रोजेक्शन, ये तो नॉर्मल है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, तो प्रोजेक्शन का लेंथ क्या होगा? एम एन ही तो होगा। ए बी का जो एम एन पे प्रोजेक्शन होगा, कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही भाई? ए बी का जो एम एन पे प्रोजेक्शन होगा वही तो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। हाँ, तो भाई अब ए बी का एम एन पे प्रोजेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी मेरे बहादुर बच्चे, डी शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू ए बी का प्रोजेक्शन ऑन एम एन। जिसपे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो आपको अब ये समझ आया कि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टेड वेक्टर का कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस पूरे का आप क्या लेंगे फाइनली? मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। यानी जो डी शॉर्टेस्ट होगा वो होगा भाई ए बी का इस पे आप प्रोजेक्शन, यानी ए टू माइनस ए वन डॉट के टाइम्स बी वन क्रॉस बी टू। ए टू माइनस ए वन डॉट के टाइम्स बी वन क्रॉस बी टू, और अपॉन में क्या आएगा? उसका मैग्नीट्यूड। अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो भाई ये तो स्केलर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। के को के खा गया और तुम्हारे लिए डी शॉर्टेस्ट आ गया। तो आप इसको क्या बॉक्स ऑफ दिस लिख सकते हैं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यानी बॉक्स ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। क्या प्रीवियस केस में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लेंथ बहुत जल्दी से लिख पाएंगे? आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आप बी वन क्रॉस बी टू फटाफट लिख सकते हैं। ए टू माइनस ए वन की बात करें वो भी आपके पास अवेलेबल है, तो फटाफट यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया जाए।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A2 माइनस A1, आप यहां पे कंप्यूट करिए, यह आएगा I कैप 0J कैप माइनस K कैप। अब आप B1 क्रॉस B2 कंप्यूट करिए, तो B1 क्रॉस B2 आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। I J K 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2। जैसे आप क्रॉस लेंगे तो -2 + 5 3i कैप माइनस j कैप -7k कैप। राइट, अब आप A2 माइनस A1 का इससे डॉट लेंगे, तो A2 माइनस A1 का डॉट लेंगे तो यहां पे आएगा 3 + 7 यानी 10। तो सिंपल तौर पे जो D शॉर्टेस्ट है ये होगा 10 अपॉन क्रॉस का मैग्नीट्यूड, यानी 9 1 10 49, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 59। ये आपके पास दो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। बताओ भाई, कितने बच्चों को पूरी बात अच्छे समझ में आ गई? उनको इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है? आपके पास वो रेडीमेड फॉर्मूला भी आ चुका, कैसे आप स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, और मैंने एक एग्जांपल के थ्रू वो आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके दिखाया है। अब मैं यहां पे कुछ पूछता हूं आपसे, क्या कोई दो स्क्यू लाइंस कभी परपेंडिकुलर हो सकती हैं? बताओ भाई। कोई भी साथी? ऑब्वियसली भाई कृष्णा ने कहा कि नो सर। कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं? क्योंकि कहीं परपेंडिकुलर होंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। भाई अगर परपेंडिकुलर होंगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी ना। क्योंकि लाइन जो भी है -∞ से +∞ पूरा ट्रेवल करती है, आप यहीं स्टॉप नहीं कर सकते हो, आपके हाथों में नहीं है। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि भाई स्क्यू लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हो सकती हैं? तो अभी आपको मैं कोई बहुत ज्यादा असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं, अभी मैंने क्लास बंद नहीं करी है। आप भाई एक काम करेंगे, आप स्क्यू लाइंस तक का जो सेगमेंट है उसमें उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला भी दे रखा है। A1 A2 A3 को वेक्टर मान के यहां पे डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लिखा है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होता है, वो आप देख लेना, एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है।
और काफी ठीक ठाक दे रखा है उन्होंने, काफी अच्छे से दिया है, तो आप वो वाला सेगमेंट आज पेंसिल से कवर कर लेंगे, किताब में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड वगैरह में यहां से एक अच्छा सवाल जरूर पूछा जाता है। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो हम इस पर बहुत ही और खतरनाक सवाल करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर आपको पूरा लॉजिक क्लियर है तो आप किसी भी सवाल में फंसेंगे नहीं, ये बात तो मैं लिख के दे देता हूं। तो साथी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।